एक सिविल सेवक आकांक्षी के रूप में सदैव हम लोग को अपना उद्देश्य व्यापक करना चाहिए। जब हम लोग किसी विषय को पढ़ते हैं तो मात्र प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हैं, लेकिन ऐसा उचित नहीं है। किसी विषय को पढ़ते वक्त हमें सदैव परीक्षा के तीनों सेगमेंट यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को भी ध्यान में रखना चाहिए। बघेल ट्यूटोरियल्स के इस समसामयिक श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आइए देखते हैं आज हमारे पास चर्चा के कौन कौन से विषय हैं। तो आप सबसे पहले देख रहे होंगे कल नीति आयोग के शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई और इस बैठक की विशेष बात यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी शामिल हुए थे। तो यह छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है, ये जो बैठक हुई थी, इसमें मुख्य 3 विषय हैं। एक तो है फसल विविधीकरण, ये आप देख रहे हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बताया कि गोधन न्याय योजना और जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन छत्तीसगढ़ में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। आगे आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस बैठक का विषय था और शहरी प्रशासन में उन्होंने बोला 20,000 की आबादी वाले को भी मनरेगा में शामिल करना चाहिए, ऐसा विचार भूपेश बघेल जी का है। उन्होंने शिक्षा नीति के बारे में भी जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, तो इसके लिए उन्होंने स्वामी आत्मानंद जो स्कूल संचालित अंग्रेजी माध्यम का, उसके बारे में उस बैठक में जानकारी उन्होंने दी। तो हम लोग को यहाँ नीति आयोग का जो शासी परिषद है गवर्निंग काउंसिल, इसके बारे में जानना चाहिए। यह जो नीति आयोग की बैठक होती है गवर्निंग काउंसिल की, तो यह सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने वाली सबसे अहम संस्था है और इसमें देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होते हैं। तो अगर आप केंद्र और राज्य के बीच में सहभागिता यानी दोनों साथ आकर काम करें तो उसके लिए यह गवर्निंग काउंसिल की बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतियों के बारे में साझा दृष्टिकोण विकसित करने वाली प्रमुख संस्था है। आगे आप देख रहे हैं कि यह शासी परिषद अंतर क्षेत्रीय, अंतर विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने का एक मंच प्रदान करता है। तो यह केंद्र और राज्यों को साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और आगे देख रहे हैं इसमें भारत के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या ऐसे यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहाँ मुख्यमंत्री भी होंगे तो उनके मुख्यमंत्री, और केंद्र जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है यूनियन टेरिटरी में तो उसके उपराज्यपाल शामिल होंगे इसमें, और जो नीति आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये जो लास्ट है, यह केंद्र और राज्यों के बीच विचार विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है और संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण के साथ संगठित कार्यवाही के लिए प्रमुख रणनीतियों की पहचान करता है। तो जो भी मुद्दे रहते हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उनको यहाँ लिया जाता है। लेकिन यहाँ जो समझने की बात यह है, ये जो गवर्निंग काउंसिल है ये सभी राज्यों को और केंद्र को एक साथ लाया जाता है। दरअसल साथियों, ये जो गवर्निंग काउंसिल है यह सहकारी संघवाद का प्रतीक है। आप जानते हैं कि भारत एक संघ है, तो इस संघवाद को बढ़ावा देने का यह एक प्रमुख मंच है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के बारे में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां शामिल हुए हैं। तो यह परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्य कौन होते हैं, तो राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, और जहां मुख्यमंत्री नहीं है केंद्र शासित प्रदेश में तो उसके उपराज्यपाल। इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष
CEO और जितने भी सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं, मुख्य सचिव भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का बहुत ही स्टाइलिश यहाँ पर चित्र लगा हुआ है। तो यह नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो आप बताएंगे क्या? नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष होते हैं, या भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का मतलब क्या है साथियों? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह आप देख रहे हैं नीति आयोग का यह पूर्ण रूप है। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। तस्वीर देख रहे होंगे, चेयरमैन भी लिखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं तो ये सुमन बेरी जी हैं और ये उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। और ये आप देख रहे हैं बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही विद्वान पुरुष, ये है परमेश्वरम अय्यर जी हैं और ये CEO हैं अभी नीति आयोग के। ये स्वच्छ भारत अभियान जो एक सफल अभियान है, तो उनके पीछे जो रणनीतिकार थे वो दरअसल वास्तव में यही थे, परमेश्वरम अय्यर जी, CEO ऑफ नीति आयोग, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग नरेंद्र भाई मोदी जी, या फिर आप कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, और ये हैं उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी। तो ये आप देख रहे होंगे। बाकी आगे चलते हैं अगले खबर की ओर। आप यहाँ देख रहे होंगे मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। वे बच्चे जो मानव तस्करी का शिकार होते हैं और उनको जब रेस्क्यू किया जाता है, और वे बच्चे जो भिक्षावृत्ति मांगते रहते हैं जब उनको रेस्क्यू किया जाता है, कहीं कोई आपदा आ गई तो उनके माता पिता मर जाते हैं, उनके बच्चे, तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते हैं, जिनके संरक्षक नहीं होते हैं, तो उनके संरक्षक के रूप में सरकार आती है। तो उन्हीं बच्चों का ध्यान रखने के लिए, उन्हीं बच्चों का विकास करने के लिए यह मिशन वात्सल्य है। इस मिशन की शुरुआत 1 अप्रैल सन 2022 को हुई है और यह जो मिशन है महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत चलाई जा रही है। और इसका क्या है, ये जो बच्चे रेस्क्यू किए जाते हैं, चाहे आपदा के दौरान, चाहे मानव तस्करी के दौरान, भिक्षावृत्ति के दौरान, या माता पिता उनको छोड़ देते हैं, तो इनके विकास जो हो वो सतत विकास के अनुरूप हो, और यही इसका उद्देश्य है मिशन वात्सल्य का। तो यह जो मिशन, इसको कानूनी अधिकार कौन प्रदान करता है? 2 अधिनियम साथियों, विशेष रूप से और भी अधिनियम जोड़े जा सकते हैं, लेकिन मुख्य 2 अधिनियम है जो इस मिशन को कानूनी आधार प्रदान करते हैं। एक तो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 है। और दूसरा जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कानूनी जो अधिनियम है वो है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट का मतलब क्या है? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, और यह अधिनियम 2015। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अधिनियम के प्रावधान कम बल्कि अधिनियमित वर्ष को बार बार पूछा जाता है। तो आप फोकस कहां करेंगे कि किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो वर्ष 2015 में। और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी कि पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, वर्ष 2012 में। तो ये 2 महत्वपूर्ण है आपकी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। और क्या महत्वपूर्ण है? मिशन वात्सल्य का संबंध किससे है? तो बाल अधिकार से, बाल जागरूकता से, किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण प्रणाली से है साथियों। किशोर का मतलब होता है यहाँ पर ये उम्र की एक अवस्था होती है जो हमारा जो
वयस्क होने से पहले आती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, तिथि को भी ध्यान में रखना है आपको। और इस योजना का मैंने आपको बता दिया है कि बेसिक क्या है। जो बच्चे आपदा के कारण किसी माता पिता उसकी मृत्यु हो गई तो उन बच्चों को लेकर, या फिर मानव तस्करी में बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है, या भिक्षावृत्ति में जब बच्चों को लाया जाता है, तो उन बच्चों के संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए, वहां उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, और ये सब गतिविधि सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप हो, इसके लिए यह मिशन चलाया गया है। नाम क्या है? तो मिशन वात्सल्य है। ये फोटो यहाँ गलत जगह पे लगा है, कोई बात नहीं, तो इस पर ध्यान न दीजिए। यहाँ देखिए, फिर से कह रहा हूं, यहाँ मत देखिए, यहाँ देखिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो उन बच्चों के विकास के लिए बाल देखभाल संस्थान बनाए जाते हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं उन्हीं बच्चों को जिनको रेस्क्यू किया गया है। और यह जो इस संस्थान है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन CCI जो है, यहाँ पर उनकी शिक्षा का, यहाँ पर उनके स्वास्थ्य का, यहाँ पर उनका स्पीच थेरेपी किया जाता है। अगर आप देख रहे होंगे तो कई प्रकार की गतिविधियां यहाँ संचालित की जाती हैं। और ये ऐसे बच्चों के लिए जो थोड़े से चल नहीं सकते या फिर दिव्यांग हैं, उनके लिए है। तो ध्यान में रखेंगे, ऐसे संस्थान बनाए जाते हैं। नाम क्या है? तो CCI है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है। और यहाँ बच्चों को शिक्षा का लाभ, स्वास्थ्य का लाभ, उनका स्पीच थेरेपी की जाती है और अनेक प्रकार की सुविधाएं यहाँ प्रदान की जाती है। तो अगर आपसे पूछता है कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट किस योजना के तहत स्थापित किया जाता है, तो मिशन वात्सल्य है। और मिशन वात्सल्य का संपर्क का संबंध किससे है? तो बाल अधिकार से है, बाल संरक्षण से है और सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप उनके प्रोत्साहन से है। तो ध्यान में रखेंगे, कब शुरू हुई थी? तो 1 अप्रैल 2022 को किस विभाग ने शुरू की है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग, केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ नहीं, गलत मत कर देना, ध्यान रखिएगा। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति घोषित हो चुके हैं, जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ जी हैं। तो इनसे जुड़े कुछ तथ्य हम लोग जान लेते हैं। तो इनको अभी जो इनका चुनाव हुआ था, तो उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं कौन? राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र जी, उन्होंने यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो यहाँ से जुड़े कुछ प्रश्न आपके बनते हैं परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। तो मतदान की तारीख कब थी? तो 6 अगस्त 2012 को थी। और ये कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो 14वें। ये कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो 14वें। ये आप ध्यान में रखेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन सा है? तो 16वां चुनाव था उपराष्ट्रपति जी का। और जबकि ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें, जगदीप धनखड़ जी। मतदान किस तारीख को हुआ है? तो 6 अगस्त को हुआ है। कितने मतदाता पात्र थे? तो 780। ये 780 कहां से? लोकसभा से और राज्यसभा से। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों मत दे सकते हैं। और इसमें से 725 लोगों ने 780 में से 725 लोगों ने वोट दिया, लेकिन 15 वोट इनवैलिड घोषित हो गए और मात्र 710 वोट ही को कंसीडर किया गया। और ये आप ध्यान में रखेंगे, कुल कितने वोट थे, कितना दर्ज वहां पर किया गया है। और 6 अगस्त को ही मतदान हुआ, उसी दिन मतदान का गणना भी हुआ और घोषित भी हो गया। तो ये कुछ तथ्य थे जगदीप धनखड़ जी को लेके। और ये जो इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, काफी निवेदन की मुद्रा में है ये। अभी देखते हैं आगे क्या हालचाल रहता है देश को लेकर। क्योंकि देखिए, इनसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। और ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं, इनका मुख्य जो कार्य होता है वो राज्यसभा का संचालन। कितनी इनमें दक्षता है। तो वेंकैया नायडू जी ने बहुत अच्छा कार्य किया था राज्यसभा को संचालन को लेके। उन्होंने कई नियमों में परिवर्तित किया, प्रथाओं में परिवर्तन किया और उनके कार्यकाल के दौरान राज्यसभा की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि हुई थी। तो देखते हैं जगदीप धनखड़ जी कितना राज्यसभा को संभाल पाते हैं, क्योंकि आजकल जो राज्यसभा है चर्चा का विषय कम बल्कि अखाड़ा ज़्यादा हो रहा है, हंगामा ज़्यादा होते हैं। तो ये सावधान रहिएगा आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ हम लोग कल।